नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना प्रदेश उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ दीपाली। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हरीश रावत ने आपदा घोटाले को लेकर साफ किया है कि सरकार के इरादों पर किसी तरह की शंका करना गलत है। उन्होंने कहा है कि दोषियों को सामने लाया जाएगा और उन्हें दंडित भी किया जाएगा। हालांकि उन्होंने कहा कि रिपोर्ट किसी की तरफ इंगित नहीं करती है, जिसकी जांच मुख्य सचिव करेंगे। वहीं उन्होंने एक बार फिर सूचना आयुक्त के अधिकार क्षेत्र को लेकर सवाल उठाए। ने बड़ी विनम्रता से कहा है कि जो सूचना आयुक्त महोदय हैं, प्रमुख सूचना आयुक्त महोदय हैं, वो खुद ही निर्णय कर दें कि ये सूचना आयोग के दायरे में है या नहीं है। उसका निर्णय कर दें, हमें कोई दिक्कत नहीं है। मैं सब अपने दोस्तों से कहना चाहूंगा कि गवर्नमेंट के इरादे में या चीफ सेक्रेटरी की स्टैंडिंग में किसी तरीके की शंका करने की आवश्यकता नहीं है। और हम चाहेंगे कि जो दोषी लोग हैं उनको सामने लाया जाए और उनको दंडित किया जाए। लेकिन जो रिपोर्ट है, आपने किसी ने उस रिपोर्ट को पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, वो किसी को इंगित, वो ये कहती है कि मीट महंगा लिया गया, लेकिन किसने खाया, कहाँ खाया, वो साइलेंट है। वो कहती है दूध महंगा लिया गया, कहाँ लिया गया, किसने लिया, उसमें साइलेंट है। वो कहती है कि मटन और दूसरी चीजें खाई गई, कहाँ खाई गई, उसमें साइलेंट है, कौन लोग थे। और वो होटल महंगा लिया गया, कौन होटल महंगा लिया गया, साइलेंट है। आफ्टर ऑल ये सारी चीजों को कोई व्यक्ति तो सामने लाएगा ना। ये काम हमने चीफ सेक्रेटरी को सौंपा है। उधर उत्तराखंड कांग्रेस के अध्यक्ष किशोर उपाध्याय ने भी सूचना आयुक्त के अधिकार क्षेत्र को लेकर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि आपदा घोटाले की सूचना मांगने वाले शख्स सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्त को नियुक्त करने वाले तत्कालीन मुख्यमंत्री की भी जांच होए और कॉल डिटेल निकलवाई जाए। उनके मुताबिक एक चुनी हुई सरकार को अस्थिर करने की कोशिश की जा रही है। किशोर जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि लगातार बीजेपी बार बार आप लोगों की कार्यशैली पर लेकर सवाल खड़े कर रही है, तो आप लोग किस तरह से पलटवार करने की रणनीति तैयार कर रहे हैं? क्योंकि बीजेपी ने बिगुल फूंक दिया कि 10 तारीख को वो मुख्यमंत्री का आवास का घेराव करेंगे, जनपद मुख्यालयों पर विरोध करेंगे। हम किसी भी जांच के लिए तैयार हैं, सीबीआई को छोड़ करके, लेकिन सीबीआई की जांच नहीं करवाएंगे। क्यों करवाएंगे? हम उनकी डिमांड पर और उनके हाथ में क्यों हम चीजों को देंगे? और ऐसी संस्था को क्यों देंगे जो कि पूरी तरह से इस समय जिसकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। वो इसको एक जो है राजनीतिक माइलेज के लिए और सरकार काम न करे, इस तरह का वातावरण बनाना चाहते हैं। उनकी मंशा ये नहीं कि दोषी को सजा मिले कि ना मिले। उत्तराखंड के सूचना आयुक्त ने जो निर्णय, जो फैसले दिए हैं, उसको लेकर के भी अब सवाल खड़े हो रहे हैं। उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष किशोर उपाध्याय जी का इस पूरे मामले को लेकर के क्या मानना है? आप क्या मानते हैं? नहीं, मुझे तो ये सारा का सारा जो है जिस तरह से एक षड्यंत्र रचा गया, इसमें सबसे पहले तो आवश्यकता इस बात की है कि जो सूचना मांगने वाला व्यक्ति है उसकी जांच होनी चाहिए। उसके साथ में जिसने इस पर फैसला दिया उस सूचना आयुक्त की जांच होनी चाहिए। और तीसरा जो है, जिस मुख्यमंत्री ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने सूचना आयुक्त बनाने का काम किया, उनकी जांच होनी चाहिए, उनकी कॉल डिटेल निकलनी चाहिए। और एक स्थिर सरकार को अस्थिर करने का एक संवैधानिक संस्था से जो आप एक प्रयास कर रहे हो, एक कुत्सित प्रयास कर रहे हो, उसका दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। जो भी टिप्पणियां उसने सूचना आयुक्त ने की हैं, वो सब अपनी जो उनकी परिधि है, जो उनका दायरा है, जो उनको उस एक्ट ने जो अधिकार दिया उससे बाहर है। क्योंकि वो एक तो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी नहीं हो सकते हैं। दूसरा जो है वो न्यायालय के किसी क्षेत्र में जो है वो अतिक्रमण नहीं कर सकते, फैसला देकर के उन्होंने उसमें अतिक्रमण किया है। और तीसरा जो है वो किसी सरकार को ये डायरेक्ट नहीं कर सकते कि आप ये करिए,
तो इन तीनों मामलों में उन्होंने अपनी सीमाओं का उल्लंघन किया है। किशोर उपाध्याय जो कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने एक सवाल जरूर खड़ा किया है कि जो सूचना आयुक्त हैं उनकी जो कार्यशैली है उनको कानून के दायरे में रहकर ही निर्णय या फैसले सुनाने चाहिए। अब देखना होगा कि आने वाले वक्त में आखिरकार ये मामला किस ओर मुड़ेगा। अपने कैमरामैन गोविंद के साथ सोनू सिंह, जी मीडिया, देहरादून। उधर बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने प्रदेश के मुख्यमंत्री हरीश रावत से इस्तीफे की मांग की है। उनके मुताबिक आपदा घोटाले के बाद उन्हें नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देना चाहिए। वहीं रमेश पोखरियाल निशंक ने आपदा राहत कार्यों को लेकर श्वेत पत्र भी जारी करने की मांग उठाई। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि मुख्यमंत्री इस मामले को दबाना चाहते हैं, लेकिन बीजेपी इस पर चुप नहीं बैठेगी। उन्होंने सीबीआई जांच की मांग उठाई है और साथ ही आरोप लगाते हुए कहा है कि मुख्य सचिव को जांच की जिम्मेदारी दी गई है, लेकिन सरकार के दबाव में वो निष्पक्ष जांच नहीं कर सकेंगे। उधर नेता प्रतिपक्ष अजय भट्ट ने भी आपदा घोटाले में सीबीआई जांच की मांग उठाई और कहा कि बीजेपी सीबीआई जांच से कम में नहीं मानेगी। निश्चित ये सरकार इस दिशा में दोषी है और जो नए आंकड़े आए हैं और जिस तरीके से ये नए प्रमाण आए हैं कि आपदा में बहुत घोटाला हुआ है, सूचना के अधिकार में उन्हीं अधिकारियों के हस्ताक्षर से सामने ये साबित हुआ है, तो सरकार को सत्ता पे बने रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। इसकी सीबीआई की इंक्वायरी होनी चाहिए, राज्य सरकार को श्वेत पत्र जारी करना चाहिए और नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देना चाहिए। आपदा में इतना बड़ा घोटाला है, एक एक चीज लाए हो। जो डीजल से नहीं चलती है मोटरसाइकिल, उसमें डीजल भरा गया। जिसकी टैंकी 15 लीटर की है उसमें 30 लीटर डाला गया। 3 व्हीलर कहीं भी ऊपर नहीं चलते हैं। उस समय आपदा के दौरान तो सड़कें ही ठीक नहीं थी, 3 व्हीलर दिखाई गई और होटल ध्वस्त हो चुके थे, 7-7 हजार के कमरे दिखाए गए। आज अगर वो कहते हैं कि इसमें सीबीआई इंक्वायरी करी जानी चाहिए, तब कांग्रेस के माननीय सदस्य, माननीय अध्यक्ष और कांग्रेस सरकार ये कहती है कि ये भाजपा से संबंधित व्यक्ति हैं। आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में मैगी पर लगी रोक का असर नैनीताल में भी दिखाई दे रहा है। यहां बाजार से मैगी पूरी तरह से गायब हो गई है। यहां तक कि होटल्स में भी मैगी नहीं बनाई जा रही है। आपको बता दें कि नैनीताल घूमने के लिए आने वाले सैलानी मैगी की मांग किया करते थे, लिहाजा होटल से लेकर चाय की दुकानों तक मैगी बनाई और बेची जाती थी, यानी मैगी का बड़ा बाजार था। खासकर इसकी मांग सबसे ज्यादा बच्चे किया करते थे, लेकिन स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ की बात सामने आने के बाद उत्तराखंड सरकार ने इस पर रोक लगा दी है। वहीं बच्चे भी अब इसे खाने से बच रहे हैं। सैलानियों ने भी सरकार के फैसले का समर्थन किया है। जैसे इसकी रिसर्च हुई है, टीवी पर भी आया था, तो मैं बहुत खुश हूँ कि गवर्नमेंट ने इसको बंद करा है। मेरी इस बारे में राय ये है कि मैगी अगर बंद हुआ है तो बच्चों की हेल्थ को लेकर और बड़ों की हेल्थ को लेकर ये बहुत अच्छा स्टेप लिया गया है, क्योंकि ये शुरू से हार्मफुल है, बट इसको अलग अलग तरीके से प्रेजेंट किया गया है मार्केट में कि पहले ये मैदा, ठीक है, मैदा था, बट लोगों ने खाया जो भी है, ये धीरे धीरे नुकसान करता है हमारी बॉडी को। ये बहुत अच्छा स्टेप लिया है गवर्नमेंट ने, ये बैन कर दी है मैगी। इसमें केमिकल्स की कंसंट्रेशन इतनी हाई है, बच्चे जो इंडिया का भविष्य माना जाता है, अगर वो ही स्वस्थ नहीं रहेगा तो फिर भारत की उन्नति कैसे होगी। और बच्चे अपना हेल्दी फूड खाएंगे ये जंक छोड़ के। मैं यही कसम खाऊंगा कि आज से मैगी कभी नहीं खाऊंगा। पूर्ण रूप से बहिष्कार किया गया है, पूर्ण रूप से मैगी बंद हो चुकी है। हमारे उत्तराखंड में भी आज के न्यूज़पेपर में देखा कि उत्तराखंड में मैगी पूर्ण रूप से प्रतिबंध हो गई है, पूर्ण रूप से बैन हो गई है। नैनीताल शहर में ऐसा है कि न कहीं मैगी बिक रही है, न कोई मैगी बेच रहा है। बहुत अच्छा कदम है, इससे बहुत राहत मिलेगी, बहुत बढ़िया कदम है। ये पर्यटक जो आए हैं उसके जगह पर रोटी या पराठा अन्य चीज जो है वो इस्तेमाल करेंगे। और ये मैगी का जो है ये एकदम रॉ मटेरियल है और इससे पेट में जो है कीड़े भी उत्पन्न होते हैं और अन्य चीज भी जो है इससे और चीज भी डैमेज होता है इसका। उत्तराखंड सरकार की ओर से हाईकोर्ट में सूचना आयुक्तों की पेंशन को लेकर जवाब दाखिल किया गया, जिसमें सरकार ने सूचना आयुक्तों को पेंशन और भत्ते दे पाने में असमर्थता जताई है। आपको बता दें कि मार्च महीने में राज्य के पूर्व सूचना आयुक्त विनोद नौटियाल ने याचिका दाखिल कर पेंशन और अन्य सुविधाओं की मांग की थी, जिसमें उनकी तरफ से कहा गया था कि संसद से पारित अधिनियम में सूचना आयुक्तों को सचिव स्तर की सुविधाएं देने की बात कही गई है और दूसरे राज्य सुविधाएं दे रहे हैं। सरकार के जवाब के बाद विनोद नौटियाल का कहना है कि वो फिर कोर्ट में प्रतिपत्र पर दाखिल करेंगे और उनके मुताबिक ये मामला व्यक्ति विशेष का नहीं है बल्कि संविधान का उल्लंघन है। इनके उपरांत जो भी इस प्रकार के भत्ते दिए जाते हैं, जो भी जो है
पेमेंट किए जाते हैं सारे भत्ते इस प्रकार का पेंशन वगैरह का हमने मांग करी है और अभी इनसे कहा गया इंस्ट्रक्शन सीख करी होगी इन्होंने जो सरकार ने अभी काउंटर में दाखिल कर दिया है कि आदेश सामान्य प्रशासन विभाग का कि हम नहीं दे सकते हैं। अब हमें रिजाइंडर देंगे, इसका अब छुट्टियां पड़ रही हैं, उसके बाद लगेगा, छुट्टियों के बाद आएगा मामला जो। हरिद्वार के परमार्थ आश्रम में केंद्रीय आयुष मंत्री श्रीपाद नायक ने नैसर्गिक उत्पादों का लोकार्पण किया और आयुर्वेद और योग को बढ़ावा देने की बात कही। इस मौके पर योगाचार्य स्वामी कर्मवीर ने कहा कि योग और आयुर्वेद लोगों को स्वास्थ्य बनाए रखने में कारगर है। आयुष मंत्री हैं वो केंद्र सरकार में, हम उनसे जानते हैं कि आयुर्वेद और योगा को वो किस रूप में देखते हैं। नाइक जी, आयुर्वेद और योगा का मानव के शरीर पर क्या असर पड़ता है, इसके बारे में हम आपसे जानेंगे। योगा आयुर्वेदा या हमारी प्राचीन ऋषि मुनियों ने बनाई हुई, वेदों से बनाई हुई ये सब जो पद्धतियां हैं, हजारों सालों से भारतीय समाज, हिंदुस्तानी समाज, इन्होंने उसको अपनाया। लेकिन जब हम पारतंत्र में गए उसके बाद में इसको जानबूझ के मेरे ख्याल से सप्रेस किया गया और इंडिपेंडेंट के बाद जिस तरह से उसको एक ऊपर लाना चाहिए था वो भी हम कामयाब नहीं हुए। मैं माननीय नरेंद्र भाई मोदी का, माननीय प्रधानमंत्री जी का उनको धन्यवाद देता हूँ, धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि उन्होंने तुरंत सत्ता लेने के बाद तुरंत ये आयुष, हमारा आयुर्वेद हो या बाकी जो हमारी पद्धतियां हैं, चिकित्सा पद्धतियां, यानी होम्योपैथी, अपना होम्योपैथी हो, यूनानी हो, सिद्धा हो, योगा, नेचुरोपैथी हो, इसको एक मंत्रालय का इसको एक मंत्रालय का दर्जा देके उसको ऊपर उठाने की कोशिश की है। और इसी के जरिए जो कुछ हमारी जो पुरानी चिकित्सा पद्धतियां, जिन्होंने हजारों साल हमारे पूर्वजों ने, ऋषि मुनि ने इसको यहाँ लाया और लोग इससे अच्छी तरह क्योर होते थे, ऐसी एक पद्धति है जिसको साइड इफेक्ट कहीं नहीं है, सस्ती है, अपने पास ही यहाँ सब कुछ उपलब्ध है, यूनानी है, सिद्धा है, इसका उपयोग करके अपन खुद को स्वस्थ बने और भारत देश को भी स्वस्थ बने। तो ये थे श्रीपाद नाइक जी, इनका मानना है कि आयुर्वेदिक और यूनानी पद्धति से मानव स्वस्थ हो सकता है। नरेश गुप्ता, जी मीडिया, हरिद्वार। सबसे बड़ी बात यह है कि हम आध्यात्मिक दिशा में बढ़ते हैं और जो जन्म मरण का चक्र है उससे हम छूट जाते हैं। जो हमारे जीवन का लक्ष्य है वो हमें प्राप्त कराता है योग, और यही विधा महर्षि पतंजलि ने हमको दी है। महर्षि पतंजलि ने अष्टांग योग जैसी विधा हमें दी, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। तो एक स्टेप है हम कैसे जीवन में आगे बढ़ें। आयुर्वेद स्वस्थ व्यक्ति को स्वस्थ रखने की बात करता है, बीमार व्यक्ति को आरोग्य प्रदान करता है। ऐसी पूरे विश्व के अंदर कोई भी विधा नहीं है, कोई पैथी नहीं है जो स्वस्थ व्यक्ति को स्वस्थ रहने की कला सिखाती हो। केवल योग और आयुर्वेद ऐसी विधा है। तो हमारे ऋषियों ने ऐसी विधा दी है कि आप बीमार नहीं हो, उसके लिए कार्य करें। देहरादून में केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री अशोक गजपति राजू और यहां पर सीएम हरीश रावत की बैठक हुई, जिसमें राज्य सरकार ने हवाई सेवा को लेकर कई प्रस्ताव रखे। मुख्यमंत्री हरीश रावत के मुताबिक जौली ग्रांट हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का दर्जा और देहरादून पंतनगर हवाई अड्डे के विस्तार समेत कई प्रस्ताव रखे गए हैं, जिस पर केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ने भरोसा दिया है कि इन प्रस्तावों पर विचार कर जल्द ही निर्णय भी लिया जाएगा। सिविल एविएशन के क्षेत्र में जो है हमने बहुत सारी चीजें प्लान की हैं, कुछ हम अपनी क्षमता से कर रहे हैं, जैसे पिथौरागढ़ का एक्सपेंशन है, चिन्हाली शौड़ का एक्सपेंशन है, गौचर का है, लेकिन पंतनगर के लिए हमको केंद्र सरकार की मदद चाहिए। देहरादून का हम और कुछ बेस बनाना चाहते हैं, इंटरनेशनल एयरपोर्ट के रूप में इसको कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमको कुछ मदद चाहिए। एयरक्राफ्ट के मेंटेनेंस आदि के लिए आप हमारे एयरपोर्ट को जो है डेजिग्नेट कर दीजिए, ताकि ये भी मेक इन इंडिया का पार्ट हो सके उत्तराखंड जो है। और उसके लिए उन्होंने कोई जगह की उसकी बात बताई, हमने कहा जगह पूरी हमारे पास है। State of Uttarakhand is now demonstrating that it is also aviation friendly, and this will be a good thing because aviation contributes to the economy. So that multiplier effect will be there. It will be helpful to enhance the tourism activity. But there are constraints and we need to together work it out and remove these constraints.
उत्तरकाशी के डुंडा इलाके के किसान नकदी फसल के बूते अपनी तकदीर बदल रहे हैं। यहां अनुकूल मौसम के चलते हल्दी की पैदावार भी अच्छी हो रही है, जिससे इलाके में खुशहाली आ रही है। देखिए रिपोर्ट। रोजगार की तलाश लोगों को सुंदर पहाड़ों से मैदानी इलाकों की तरफ ले जा रही है और पीछे छूट रहा है घर, गांव और खेती। यहां तक कि नाते रिश्तेदार भी दूर हो रहे हैं। उत्तराखंड में पलायन का ये दंश किसी त्रासदी से कम नहीं है, लेकिन इस सब के बीच उत्तरकाशी के मातली गांव के नरेश और उनके भाई सुरेश ने नई राह चुनी है और दूसरों को भी प्रेरणा दे रहे हैं। बड़ी इलायची हो गई, उसके बाद मैंने हल्दी का काम शुरू किया, साल भर हो गया है। 1 क्विंटल पे जो है 6 क्विंटल हल्दी उत्पादन होती है, उसमें भी कोई ज्यादा मेहनत नहीं है। पहाड़ों में इसकी बहुत ही ज्यादा संभावना है, क्योंकि यहाँ मौसम अनुकूल है, बारिश चाहिए तो बारिश भी हो जाती है। दरअसल 3 साल पहले नरेश और उनके भाई ने अपनी जमीन में नकदी फसल उगाने पर विचार किया और उन्होंने 15 नाली जमीन में हल्दी और छोटी इलायची की खेती शुरू की, जिसके नतीजे अच्छे आए और 2 लाख से ज्यादा का उत्पादन किया। हल्दी का जो उत्पादन करते हैं और वो हम लोगों को मतलब लोगों को भी यही प्रोत्साहन करना चाहते हैं कि भाई लोग बाग हल्दी उत्पादन करें, जिससे कि अच्छा बेनिफिट ले सकते हैं, आदमी अच्छा फायदा हो सकता है। मातली गांव में नरेश और सुरेश के परिवार के अलावा कई और परिवार भी अब नकदी फसल का काम करने लगे हैं, जिससे गांव में बदलाव भी देखा जा रहा है। लोगों का कहना है कि अगर चकबंदी की जाए और खेती में सिंचाई के प्रबंध हो तो लोगों को पलायन नहीं करना पड़ेगा और गांव और घर में ही अच्छी कमाई मिल सकेगी। उत्तरकाशी से देवेंद्र रावत के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड के प्रसिद्ध चिपको आंदोलन पर आधारित फिल्म साको 363 जल्द ही सुनहरे पर्दे पर रिलीज होने वाली है। इस फिल्म की शूटिंग राजस्थान में की गई है, जिसमें मुख्य भूमिका में है मेरठ की रहने वाली गरिमा अग्रवाल। इस फिल्म के प्रमोशन में जुटे कलाकारों का कहना है कि ये फिल्म सितंबर में रिलीज हो जाएगी। सर, ये मूवी है साको 363, जिसका मीनिंग है सेक्रीफाइस 363। ये एक पर्यावरण पर बेस्ड मूवी है, जिसमें सेव एनवायरनमेंट सेव ट्री का हम लोग मैसेज कन्वे कर रहे हैं और मोस्ट प्रोबेबली इट इज गोइंग टू बी रिलीज्ड ऑन 23 सितंबर 2015, क्योंकि 23 सितंबर को ही लोगों ने बलिदान किया था, लास्ट बलिदान किया था, जबकि दीवान को समझ में आया था कि हमें पेड़ों को नहीं काटना है, पेड़ों की रक्षा जायज है।